हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य हमने पढ़ लिया था। उसके आगे मानसिक संघर्ष कितने प्रकार का था, उपागम परिहार, उपागम उपागम, परिहार परिहार और मानसिक तनाव, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन में शिक्षक का योगदान, रोल ऑफ टीचर इन प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ। कि मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन में शिक्षक का किस प्रकार का रोल है, क्या योगदान है। क्योंकि विद्यालय में समायोजन का विकास किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब बालक का या व्यक्ति का समायोजन नहीं होता है तो कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है, और समायोजन नहीं होने की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य भी उसका गड़बड़ा जाता है। निराशा के द्वारा मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है, और मानसिक संघर्ष की निरंतरता तनाव को उत्पन्न कर देती है। अतः छात्रों की समायोजन शक्ति समाप्त हो जाती है। तो प्रत्येक विद्यालय का यह कर्तव्य होता है कि वह छात्रों की समायोजनशीलता को बनाए रखे, जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य है वह उसका अच्छा रहे। तो विद्यालय में समायोजन का विकास मन के अनुसार, मन मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार निरंतर होने वाली चिंता शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टदायक होती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी प्रकार की असफलता छात्रों के लिए तनाव उत्पन्न करती है। निराशा के द्वारा मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है, और मानसिक संघर्ष की निरंतरता तनाव को उत्पन्न करती है। अतः छात्रों की समायोजन शक्ति समाप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक विद्यालय का कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों की समायोजनशीलता को बनाए रखे। मन ने कहा है कि यदि निरंतर चिंता रहती है, निरंतर होने वाली चिंता मानसिक तथा शारीरिक रूप से, दोनों ही रूप से कष्टदायक होती है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी प्रकार की असफलता, क्योंकि कुसमायोजन कब होता है, कुसमायोजन जब होता है जब हम असफलता को प्राप्त करते हैं। अगर सफल हो जाते हैं तो समायोजन हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की असफलता छात्रों में निराशा उत्पन्न करती है, और निराशा से क्या होता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मानसिक संघर्ष चलता रहता है। और मानसिक संघर्ष जहाँ होता है वहाँ समायोजन नहीं होता है, और उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है। अतः विद्यालय का ये कर्तव्य होता है कि छात्रों की समायोजनशीलता को वह बनाए रखे। इसके लिए विद्यालय द्वारा निम्न कार्य किए जाने चाहिए, जिसमें से फर्स्ट है बालकों के समक्ष किसी प्रकार की समस्या उपस्थित नहीं होने देनी चाहिए। कि कोई भी यदि समस्या होती है तो उसका निदान किया जाना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। बालकों को निराशा और असफलताओं का सामना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बालकों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, या इस प्रकार से उन्हें समझाना चाहिए कि लाइफ में यदि कभी वह असफल होते हैं या किसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, मन में निराशा के भाव आते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से परिस्थिति का सामना करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक
एवं नाड़ीय दोषयुक्त बालकों का पर्याप्त उपचार हो और उसकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। कि किसी भी प्रकार का यदि दोष है, वह बालक यदि सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की विशेष शिक्षा एवं दीक्षा का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से हम पहले ही ये बता चुके हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जब शिक्षण करवाया जाता है तो सबसे पहले उनके बालकों के स्तर के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए, तभी हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और तभी वह शिक्षण उपयोगी साबित होता है। यदि बालकों के स्तर के अकॉर्डिंग शिक्षण नहीं होता है तो वह उनके लिए उपयोगी नहीं होता है, लाभदायक सिद्ध नहीं होता है। अतः विशिष्ट बालकों के लिए अलग होना चाहिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग होना चाहिए, सामान्य बालकों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। पिछड़े छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं विशेष कक्षाओं की सुविधा होनी चाहिए। कि जिस प्रकार प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उसी प्रकार से मंद बुद्धि बालकों के लिए या पिछड़े बालकों के लिए भी अलग प्रकार की कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही क्योंकि वह पिछड़े हुए हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति से भी वह कमजोर होंगे, आर्थिक दृष्टि से भी, तो उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एकांत प्रिय एवं शर्मीले बालकों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रवेश दिलाकर प्रशंसा द्वारा सामान्य बनाना चाहिए। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एकांत में रहना चाहते हैं, शर्मीले हैं, वो किसी के सामने नहीं आते या खुलकर बात नहीं करते हैं, उनको अकेला रहना पसंद होता है, तो उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रवेश दिलाकर अर्थात सबके साथ घुलने मिलने का उनको मौका दिया जाए, ताकि वह सामाजिक हो सके, सामाजिक गुणों का उनमें विकास हो सके। तो उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करवाकर उन्हें पुरस्कार दिलाएं, उनकी प्रशंसा करें, ताकि वह भी सामान्य बालकों की तरह सबके साथ घुल मिल सके। विद्यालयों में मार्ग निर्देशन की व्यवस्था हो, जिससे वे व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक चिंताओं का समाधान कर सकें। क्योंकि कुसमायोजन की स्थिति होती है जब वो फ्यूचर की चिंता करते हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी हमने कल पढ़ा था कि कोई आर्थिक दृष्टि से यदि कमज़ोर होता है, उसे किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं या किसी अन्य कारण से वह प्रॉपर वे में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता है, तो कई प्रकार की स्थितियां हैं जो उसमें कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न करती हैं। उसके लिए उन्हें मार्गदर्शन की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा के वातावरण में आपसी तनाव को प्रेम तथा सौहार्द के साथ दूर करना चाहिए। कक्षा में वातावरण यदि कि बच्चों में यदि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कहीं भी भेदभाव की नीति नहीं अपनानी चाहिए, सभी को एक साथ प्रेम से एक साथ कैसे रहा जाता है, सामाजिकता का, नैतिकता का डेवलपमेंट उनमें करना चाहिए, ताकि कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न ना हो। विद्यालय का वातावरण परिवार जैसा होना चाहिए ताकि वे संघर्ष से बचें। विद्यालय का वातावरण परिवार के जैसा होना चाहिए कि सभी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने मन की बात वो कह सकते हैं। किसी के साथ कोई कठिनाई हो तो वह बता सकता है। वो कब कर सकता है ऐसा? जब उसे ऐसा लगे कि उसकी समस्या का समाधान होगा, कोई उसकी हेल्प करेगा, कोई उसकी बात सुनेगा। तो विद्यालय का वातावरण है वो परिवार जैसा होना चाहिए ताकि कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न ना हो। छात्रों के जीवन का उद्देश्य और वे भविष्य में क्या बनेंगे बता देना चाहिए, जिससे उनके मन से असुरक्षा का भाव निकल सके। कि छात्रों के जीवन का उद्देश्य और भविष्य में वो क्या बनेंगे, अर्थात हमने ऊपर पढ़ा कि मार्ग निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मार्ग निर्देशन की व्यवस्था के दौरान उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनके स्तर के अनुसार उनका शैक्षिक स्तर क्या है, उनका आर्थिक स्तर क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है, उसके अकॉर्डिंग और उनकी इच्छा किस दिशा में है, तो उसके अकॉर्डिंग वह क्या बन सकते हैं और उन्हें किस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, किस व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि उनके मन में
फ्यूचर के लिए असुरक्षा की भावना उत्पन्न न हो और कुसमायोजन ना हो। माता पिता को बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह पहल समय समय पर अध्यापक संरक्षक गोष्ठी में समझाना चाहिए ताकि बालकों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों को भी वह समझ सकें कि माता पिता को बालकों के साथ किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए। यदि वह पढ़ाई में कमज़ोर है तो किस तरीके से उसे आगे ला सकते हैं। बच्चे की इच्छा क्या है, उसके ऊपर कोई अनावश्यक जो इच्छा है वो नहीं थोपी जानी चाहिए। उसे उसकी इच्छा क्या है, उसको उसके किस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, वह किस में आगे जाएगा, इन सब से संबंधित जानकारी पेरेंट्स को दी जानी चाहिए कि दंड प्रवृत्ति ना अपनाएं और उन्हें प्यार से समझाएं यदि वह कोई गलती करते भी हैं तो ये था कि विद्यालय में छात्रों में समायोजन की स्थिति, समायोजनशीलता को बनाए रखने के लिए विद्यालय में क्या क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए अभिप्रेरणा का व्यापक प्रयोग करना चाहिए। अभिप्रेरणा होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन के द्वारा छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उनको इंटरेस्ट आता है किसी भी विषय वस्तु के प्रति। तो अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जीवन के सामाजिक, प्राकृतिक, व्यक्तिक क्षेत्र में अभिप्रेरणा के द्वारा सफलता की सीढ़ी तक पहुंचता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका का अध्ययन भी आवश्यक है। तो समायोजन में अभिप्रेरणा एवं उपलब्धि की भूमिका। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रक्रिया के द्वारा जीवन के सामाजिक, प्राकृतिक एवं व्यक्तिक क्षेत्र में अभिप्रेरणा द्वारा ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाता है। यदि उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो पाता है तो अभिप्रेरणा का उत्पन्न होना संदेहप्रद रह जाता है, क्योंकि अभिप्रेरणा होती ही इसलिए है कि उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न हो। इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो कि जो चीज़ सिखाना जा रहे हैं तो उस चीज़ के प्रति मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो उसके लिए मोटिवेट हो। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका का अध्ययन भी अति आवश्यक है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। निश्चित उद्देश्य। सबसे पहला है निश्चित उद्देश्य। शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों के समक्ष कार्य से संबंधित उद्देश्य रख दें, पुनः स्पष्ट कर दें, ताकि सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका हमने बताई है, तो इसके लिए शिक्षक को क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहला है कि विद्यार्थियों की समक्ष जो विषय वस्तु हम पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, किस विषय वस्तु से संबंधित हम जानकारी देने वाले हैं उनको, उसका उद्देश्य क्या है। तो समक्ष विद्यार्थियों के समक्ष कार्य से संबंधित उद्देश्य रख दें, उन्हें स्पष्ट करें ताकि सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली हो, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि हमको ये चीज़ क्यों सीखनी है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। दूसरा है आत्म अभिप्रेरणा। उच्च आकांक्षाएं, स्पष्ट उद्देश्य तथा परिणामों का ज्ञान विद्यार्थी की आत्म प्रेरणा के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। उच्च आकांक्षाएं, कि मन में उच्च आकांक्षाएं हो, स्पष्ट उद्देश्य हो किसी भी चीज़ का, कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या है, तो विद्यार्थी की आत्म प्रेरणा के लिए प्रोत्साहन का कार्य करती हैं ये तीनों चीज़ें। इसके अतिरिक्त इससे आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है। छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में ही चारित्रिक विकास तथा आदर्श नागरिकता का विकास करना सीखते हैं। अतः आत्म अभिप्रेरणा होनी चाहिए। प्रशंसा और निंदा। शिक्षक को सीखने की परिस्थितियों में प्रशंसा और निंदा का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी से करना चाहिए। उन्हें प्रशंसा और निंदा करते हुए विद्यार्थियों की आयु, लिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी असावधानी से विद्यार्थियों का अहित हो सकता है। कि शिक्षक को सीखने की परिस्थितियों में
प्रशंसा और निंदा का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। उन्हें समझ होनी चाहिए कि किस समय हमें प्रशंसा करनी है और अगर हमें निंदा करनी है तो वो भी किस तरीके से करनी है। उसके लिए आयु और लिंग का ध्यान रखना चाहिए कि किस समय किस तरीके से हमें कौन सी बात कहनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम अकेले में कह सकते हैं, सबके सामने यदि कहते हैं तो बच्चों के मन में हीन भावना आ जाती है, घृणा की भावना आ जाती है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि और उत्साह प्राप्त करना। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्राथमिक पूर्ति के रूप में अभिप्रेरणा आवश्यक है कि अधिगम प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। शिक्षक छात्रों में रुचि उत्पन्न कर उनके ध्यान को अधिगम पर केंद्रित कर देता है। इस प्रकार रुचियों के बढ़ने से अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। फलस्वरूप नए कौशल, उत्साह और संतोषप्रद परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। जब विद्यार्थी अधिकाधिक प्रश्न पूछे तब उस विषय वस्तु की व्याख्या विस्तृत रूप से की जानी चाहिए ताकि बच्चों की जिज्ञासा है वो शांत हो। परिपक्वता। यदि शिक्षक विद्यार्थियों की मानसिक आयु तथा मानसिक परिपक्वता के अनुसार उन्हें कार्य दे तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि शिक्षण अधिगम में बच्चों के स्तर का, उनका मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, नॉर्मल है या वह पिछड़ा हुआ या मंदबुद्धि बालक है। तो यदि शिक्षक विद्यार्थियों की मानसिक आयु तथा मानसिक परिपक्वता के अनुसार उन्हें कार्य दें तो सीखने की प्रक्रिया है वह प्रभावशाली होगी। अतः परिपक्वता एवं अभिप्रेरणा में समन्वय बिठाया जाए, क्योंकि जो सीखने वाला बालक है वह उस चीज़ के प्रति कितना मैच्योर है, उसका स्तर कितना है, उसी के अनुसार अभिप्रेरणा होनी चाहिए, उसे मोटिवेट किया जाना चाहिए और वह उस चीज़ को सीख सकता है। अगर वह उसके उस एज के अकॉर्डिंग, उसका मानसिक जो स्तर है वह उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको ना तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, ना वह मोटिवेट होगा और ना उसको कुछ समझ में आएगा और वह अधिगम है वह नहीं हो सकता। औपचारिक अधिगम हेतु विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सांस्कृतिक रूप से परिपक्वता को देखा जाता है। 6 अभिप्रेरणा में दृष्टिकोण का महत्व। अभिप्रेरणा में दृष्टिकोण रुचियों और ध्यान से स्पष्ट रूप से संबंधित होता है। दृष्टिकोण किन्हीं विशेष परिस्थितियों से किसी व्यक्ति की क्रियाओं का समूह होता है। ये दृष्टिकोण ही अभिप्रेरकों को मार्ग देते हैं। ये नए अनुभवों की केवल तैयारी नहीं होती अपितु अनुभव प्राप्त करने के लिए नई सीमाएं भी निर्धारित करते हैं कि अभिप्रेरणा में दृष्टिकोण का भी महत्व होता है। दृष्टिकोण किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की क्रियाओं का समूह होता है जो अभिप्रेरकों को मार्ग देता है। 7 है बालक के व्यक्तित्व को पहचानना। कक्षा में छात्र को हतोत्साहित करना या दंडित करना हानिकारक होता है। दंड या हतोत्साहित करना उचित संवेग नहीं है। ये उनके व्यक्तित्व को विघटित कर देते हैं। इनसे छात्रों में झिझक, कुंठा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, निश्चितता की कमी आती है। झिझक और कुंठा की भावना उनमें पनपती है और अनेक बार तो छात्र शाला की क्रियाओं से अलग हो जाते हैं। संवेगों को उचित पोषण व मार्गदर्शन न मिलने के अभाव में वे अपराधी प्रवृत्ति अपनाने लगते हैं और सीखने के सही मार्ग को छोड़ देते हैं। तो बालक के व्यक्तित्व को पहचाना जाना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित या दंडित नहीं करना चाहिए। इससे उनमें झिझक और कुंठा की भावना आ जाती है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी आ जाती है। वे सोचते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, आगे आने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि हो सकता है हमसे ये कार्य गलत हो जाए, गलत होगा, हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमें दंड मिलेगा, इसलिए वह आगे आने से झिझकते हैं और उनमें अपराधी प्रवृत्ति पनप सकती है। 8 है प्रतियोगिताएं। सीखने के लिए प्रतियोगिताएं, स्पर्धा बहुत प्रभावशाली माध्यम है।
इनसे विद्यार्थियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रतियोगिताओं में द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगिता और सहयोग लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए विप्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रतियोगिताएं तो होनी चाहिए, लेकिन प्रतियोगिताओं के अंतर्गत द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। बालकों को ये समझाया जाना चाहिए कि इसे केवल एक कंपटीशन तक ही सीमित रखें। मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखें कि वो आगे आ रहा है या वो आगे निकल जाएगा तो मैं किस तरीके से उसको पीछे रखूं। कंपटीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे मन में स्पर्धा की भावना होगी तो सीखने के प्रति और इंटरेस्ट होगा आगे आने के लिए, और उनके मन में वो मोटिवेट होंगे कि देखो आज उस बच्चे को प्राइज़ मिला है या आज उसे क्लास में प्रशंसा हो रही है, आज देखो उसे सब शाबाशी दे रहे हैं तो मुझे भी आगे आना चाहिए। तो मोटिवेशन के लिए कंपटीशन ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में आपस में द्वेष की भावना नहीं पनपनी चाहिए। 9th है सीखने की इच्छा। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षार्थी में सीखने की जिज्ञासा व इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना इच्छा के कोई भी विद्यार्थी अभिप्रेरित नहीं हो सकता और अभिप्रेरणा के अभाव में वह सीख नहीं सकता है। सीखने की गति, दक्षता दोनों ही सीखने की जिज्ञासा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं कि सीखने की इच्छा रखना बहुत जरूरी है। यदि किसी चीज़ के प्रति सीखने की इच्छा नहीं है, उनके मन में जिज्ञासा नहीं है, तो वह मोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मन में इच्छा ही नहीं है वो काम करने के लिए, तो वो मोटिवेट भी क्यों होंगे। और मोटिवेशन के अभाव में वो सीख भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सीखने की इच्छा का होना बहुत जरूरी है। 10th है सीखने में अभिप्रेरणा हेतु आवश्यकताएं। सीखने की इच्छा की सुदृढ़ता हेतु विद्यार्थियों के अचेतन मन में आवश्यकताओं को जागृत किया जाना चाहिए। अचेतन मन आंतरिक इच्छाओं और आवश्यकताओं का सबसे अधिक सत्य संकेत होता है। अतः शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर दृष्टि रखते हुए उन्हें पूरा करके विद्यार्थियों की सीखने की अभिप्रेरणा को विकसित कर सकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति से उनके मन में उत्पन्न तनाव कम होता है तथा इस तनाव को कम होने से वे सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अचेतन मन में वह इच्छाएं रहती हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हम हमारी इच्छाओं का दमन करके वहाँ पर स्थापित वो कर दी जाती हैं। तो विद्यालय में कि बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उन्हें समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे कि उसका तनाव कम होगा और वह सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होगा। तो ये था कि मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन में शिक्षक का योगदान। तो सबसे पहले तो शिक्षक को विद्यालय में समायोजनशील स्टूडेंट्स में समायोजनशीलता बनी रहे, उसके लिए बालकों के समक्ष किसी प्रकार की समस्या उपस्थित नहीं होने देनी चाहिए जिससे कि उनमें निराशा के भाव हो। शारीरिक मानसिक दोष वाले बालकों का पर्याप्त उपचार होना चाहिए। शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए और पिछड़े बालकों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रवृत्ति की व्यवस्था होना चाहिए। एकांत प्रिय व शर्मीले बालकों के लिए कंपटीशन में उनको पार्टिसिपेट कराकर उनकी प्रशंसा द्वारा उन्हें सामान्य बनाया जाना चाहिए। विद्यालयों में मार्ग निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वह फ्यूचर के लिए चिंतित ना हो। कक्षा के वातावरण में आपसी तनाव को प्रेम के साथ दूर करना चाहिए। विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि वह संघर्ष से बचे रहें। विद्यालय का वातावरण परिवार के वातावरण के जैसा होना चाहिए जिससे कि मन से असुरक्षा की भावना निकल सके। माता पिता को बालकों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, यह पहलू समय समय पर अध्यापक संरक्षक गोष्ठी में समझाना चाहिए ताकि अभिभावक भी अपने कर्तव्य को समझ सकें, बालकों के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं। ये तो था कि समायोजनशील बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। अब है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बहुत उपयोगी होती है, जिसके लिए क्या उचित है, क्या किया जाना चाहिए, क्या जरूरी है, क्योंकि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम होता है। तो सबसे पहले है निश्चित उद्देश्य कि शिक्षक जो कुछ भी सिखा रहा है, बता रहा है, उसका उद्देश्य बच्चों के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए।
दूसरा है आत्म अभिप्रेरणा की उच्च आकांक्षाएं, स्पष्ट उद्देश्य, परिणाम। ये जब सब स्टूडेंट को पता होगी तो अपने आप आत्म प्रेरणा उनमें जागृत होगी, जो कि आत्म प्रेरणा के लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। अतः उन्हें उद्देश्य स्पष्ट कर देने चाहिए। प्रशंसा और निंदा, शिक्षक को चाहिए कि प्रशंसा और निंदा दोनों का वह सोच समझ कर करे कि कब मुझे प्रशंसा करनी है और कब मुझे निंदा करनी है। इसके लिए उसे आयु और लिंग दोनों का ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे को अगर कोई बात समझानी है तो अलग तरीके से समझाई जाएगी, उसके स्तर का ध्यान रखकर। बड़े बच्चों को अलग तरीके से बताया जाता है। अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि और उत्साह प्राप्त करना की जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के द्वारा ध्यान, रुचि और उत्साह प्राप्त करना। शिक्षक छात्रों में रुचि उत्पन्न कर ध्यान को केंद्रित करता है, मोटिवेट करता है तब उनको। इस प्रकार रुचियों के बढ़ने से अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है, जिसके द्वारा नए कौशल दृष्टिगोचर होते हैं। परिपक्वता, शिक्षक को विद्यार्थियों की आयु और मानसिक परिपक्वता के अनुसार उन्हें कार्य देने चाहिए, जिससे कि सीखने की प्रक्रिया है वो सही रूप से साबित हो। अभिप्रेरणा में दृष्टिकोण का महत्व है। अभिप्रेरणा दृष्टिकोण रुचियों और ध्यान से स्पष्ट रूप से संबंधित होती है। दृष्टिकोण किन्हीं विशेष परिस्थितियों में से किसी व्यक्ति की क्रियाओं का समूह होता है। ये दृष्टिकोण अभिप्रेरकों को मार्ग देते हैं। बालक के व्यक्तित्व को पहचानना, कक्षा में दंड देना या हतोत्साहित करना हानिप्रद होता है। ये व्यक्तित्व को विघटित कर देते हैं। इनके द्वारा झिझक और कुंठा की भावना पनपती है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में कमी आती है। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए, लेकिन आपस में द्वेष की भावना ना पनपे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रभावशाली अधिगम के लिए जिज्ञासा तथा इच्छा का होना अति आवश्यक है। अतः बालकों को अभिप्रेरित करना चाहिए, और अभिप्रेरित तब होंगे जब उनके मन में इच्छा होगी उसके प्रति। सीखने में अभिप्रेरणा हेतु आवश्यकताएं, तो आवश्यकता के अनुसार उन्हें अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो उनके मन में तनाव कम होगा तथा वह सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।